रात को मेरे जेठ जी कमरे में से चीखे की आवाजें आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात में उनके कमरे में छिप गई। फिर जेठ जी ने जो किया भगवान, जब मैंने पहली बार दिल दहलाने वाली चीखे की आवाज सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति पंकज को भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतनी शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैंने पंकज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पंकज से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार की अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पंकज की लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारे फोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखे सुनी। एक लड़की की चीखे की आवाज थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, मैं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। आधा घंटा ये आवाज गूंजती रही। इसके बाद शांत छा गई। मुझे पंकज की नींद देखकर हैरान हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज आनी ऐसी बंद हो गई जैसे कभी शेर हुआ ही नहीं हो। मैं दोबारा से लेट गई और कब मेरी आंखें से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उसी चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कैसी थी वह और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मत जाना चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ वह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव में 2-3-4 मील दूरों पार था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ पर बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी ही नजर डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने देखा सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों से खो चुकी थी। सुबह पंकज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह दीदी नहीं है जो आराम से चादर तान कर सो रही होगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। पंकज गुस्सा से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम पर पड़ा है, वही पहनना है, और तुमसे कहकर वॉशरूम में चला गया। वह बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा एक कोई बहन था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। पंकज कमरे में से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवर पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर गई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोट की बारिश करके मेरा स्वागत किया।
फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक के देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह लोग घर की नई मालकिन है, पंकज की बीवी। सभी औरतें मुझसे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रुक नहीं पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी से अंदर गई और अपने कमरे का एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पंकज से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ ही हिस्से रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक की मैं थकान में चूर हो गई थी, इसलिए लौटते ही मुझे नींद आ गई और पंकज मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल में तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। मैंने फिर आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पंकज, मैं जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचूं। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों पंकज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद से होते हुए पूरी आंखें खोलकर उसे ढूंढने लगी। पंकज, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, या तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है। यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से अजीब घुटन सा माहौल यहाँ का है। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए मैं सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें जोर से खुली थी। वह एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और पंकज को भी जगा दिया। वह मुझे नींद से देखने लगा। मैंने कहा, पंकज, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरी बात पर पंकज ने नजरें चुराई कहने लगा, कैसी आवाजें हैं? मुझे यहाँ कोई आवाजें नहीं आ रही है। उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन पंकज को नहीं आ रही थी। मैं हैरत से पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या आवाज सिर्फ मुझे ही सुना दे रही है? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तुम्हें कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं पंकज के चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब तो उसके इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह ही मैंने पंकज से शहर जाने की जिद करना शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और पंकज मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन मन उन साए लेकिन कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे पंकज की किसी भी बात का से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरा जेठ जी ने पंकज से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर पंकज का चाय का कप हाथ से ही रह गया था, लेकिन मैं दिल में खुश थी कि किसी तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। पंकज ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। पंकज ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुश की मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी होकर गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझसे अपनी और पंकज की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है, टाइम तो लग जाएगा ना।
मेरी बात सुनकर जेठ जी पंकज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यही रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई थी और मैं आश्चर्य से पंकज की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती, तुम यहीं रहोगी। दिल्ली में पंकज जाएगा यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। ये पंकज पहले यह बात क्यों नहीं बताई? उसने यही कहा था कि तुम मुझे वक्त गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उड़कर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही पंकज कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत सी प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जा कर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त यह चीखे की आवाज मेरी जान निकाल देती है। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखे पर ध्यान मत दो, वह जो भी हो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, या मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पंकज की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेले रात में इस कमरे में नहीं सो सकती। पंकज कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, मैं कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा, वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। पंकज शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेले रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर बिस्तर बिछा दी थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखे की आवाज आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया कि जिस वक्त चीखों की आवाज आती वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर मैं सिर हिलाते लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने उसके डर से या तो अंदाजा लगा दिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में ना ही करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम हो तो कि यह सारा माजरा क्या है। क्या मैंने रात को जब यह चीखे की आवाज सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है, इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे में दरवाजे के पास आई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। मुझे वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चल गई। वह आवाजें मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखे की आवाजें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपने बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। राजू यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी। आवाज सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाजें में खुद की बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ जी और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी।
क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पंकज ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो कर आंखें सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि पंकज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसे दोगला इंसान था कि दिन में नेक और रहम दिल बना रहता है और रात को वह यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगता था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर से उसी कमरे से बाहर चली गई, लेकिन हॉल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गाँव में की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़ अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट गई। कैसे भी करके मैंने वहाँ रात काटी और सुबह होते ही पहले पंकज को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्मा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आवाजें गांव की मायूस लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती है। मेरे मुंह से जो रहा था मैंने सब पंकज से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान बंद रखना, जैसे हवेली में सभी लोग रहते हैं, वरना तुम्हें राजीव की ताकत का अंदाजा नहीं है, जान से मार डालेगा तुम्हें। पंकज की बात सुनकर जितना हैरान हो उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था इस सब में। मैंने फोन बंद किया। बुराई होता देख मैं कैसे चुप रही सकती थी। मुझे इस पर एक सबूत चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो राजीव के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना चाहिए। इसलिए मैंने रात होने से पहले बीमारी का बहाना बनाया और पहला अपना कमरा ब्लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजीव कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइप लाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। राजू के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की कमरे के तरीके सजाया हुआ था। मैं उसकी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे राजीव उस कमरे में आया और सामने सोफे पे बैठ गए। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उसके कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसके घर वालों के पास जाना है, और नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चले गए। राजू एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो जो बहुत रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, उसने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। उसकी जिसकी चीखी पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म का बिल्कुल खामोश थे। लड़की दरवाजा बजा कर थक गए थे। राजू के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, राजीव आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर दरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से में उठा और उसके बाल पकड़कर भरी नजरों से देखते हुए बोला, किसी नीची जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का क्या मैं अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द में बिलखती उठी थी। मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया। वह खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका, अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसकी लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजू तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल
जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर कर लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। सुबह बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छिप गई। बहुत से नौकर टार्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि जब मैं पकड़ जाऊंगी तो कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून से सांस ली। मैं एक बड़े पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार के दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई तो मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त ऊपर एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजरी रही थी। मैं उस बस में बैठकर पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त की जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्हें वह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उन गांव के इन घिनौनी खेल किस्सा खत्म हुआ था और राजू के शासक पंकज भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव को कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं आए थे। मैंने अब पंकज के तलाक ले लिया क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझे खुशी भी दी थी। मेरी वजह से बहुत ही लड़कियां बच गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नेगेटिव बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।